हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद पवन यानी मेरे साथ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग टर्म्स के ऊपर, यानी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर यूज होने वाली मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलिए जानते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग टर्म्स क्या क्या है। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं डिफरेंट यूनिट वेट ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, यानी डेंसिटी ऑफ डिफरेंट इंजीनियरिंग मटेरियल। तो सबसे पहले है अपना बिटुमिन की जो डेंसिटी होती है वो है 1340 केजी पर मीट्रिक क्यूब, और सीमेंट की डेंसिटी होती है अपनी 1440 केजी पर मीट्रिक क्यूब। कास्ट आयरन की डेंसिटी होती है 7650 केजी पर मीट्रिक क्यूब, यानी 7650 केजी पर मीट्रिक क्यूब, और स्टील की डेंसिटी होती है 7850 केजी पर मीट्रिक क्यूब। दोस्तों अब मैं यहाँ बता दूं आपको, कास्ट आयरन और स्टील आयरन ये दोनों, जो स्टील होता है ये अलग अलग होता है। कास्ट आयरन वो होता है इम्प्योर फॉर्म होती है स्टील की, तो उसकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है, और जो स्टील होता है वो प्योर स्टील होता है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अब इसके बाद बात करते हैं आइस की डेंसिटी होती है 913 केजी पर मीट्रिक क्यूब। और दोस्तों अब बात करते हैं पेट्रोल की, तो पेट्रोल की डेंसिटी होती है 690 केजी पर मीट्रिक क्यूब। यहां मैं आपको वाटर की डेंसिटी बताना भूल गया, तो वाटर की डेंसिटी होती है दोस्तों 1000 केजी पर मीट्रिक क्यूब। दोस्तों अब बात करते हैं कंक्रीट ग्रेड मिक्स की, तो कंक्रीट ग्रेड मिक्स देख लेते हैं अपना कौन कौन सा होता है और उनके रेशियो क्या क्या होते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं M5 कंक्रीट ग्रेड की। द रेशियो शुड बी 1:4:8, यानी 1 हो गया आपका सीमेंट, 4 हो गया आपका कोरस एग्रीगेट, 8 हो गया एग्रीगेट। कोरस एग्रीगेट में आता है अपना सैंड, बदरपुर, ये सब कोरस एग्रीगेट में आता है, और 20 mm 10 mm ये आपका एग्रीगेट में आता है। इसी तरह M10 की जो ग्रेड मिक्स हो गया कंक्रीट ग्रेड का, उसका रेशियो होता है 1:3:6, 1 सीमेंट, 3 कोरस एग्रीगेट, 6 एग्रीगेट। और M15 कंक्रीट ग्रेड का जो रेशियो होता है वो होता है 1:2:4। इसी तरह M20 ग्रेड का रेशियो है 1:3:3, यानी 1 सीमेंट हो गया, 1.5 इसमें कोरस एग्रीगेट हो गया, और 3 हो गया एग्रीगेट। और M25 का हो गया 1:1:2, यानी कि 1 सीमेंट, 1 ही कोरस एग्रीगेट, और 2 हो गया आपका एग्रीगेट। अगर मैं यहां आपको बता दूं, जो M होता है वो डिनोट करता है मिक्स को, और जैसे M15 हो गया, दैट मीन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट गेन आफ्टर 28 डेज, यानी जो M15 जो होता है, पीछे की जो टर्म होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है मिक्स की, जो गेन होती है हमें या मिलती है 28 दिन के अंदर। जैसे M15 का हो गया 15 M हो गया जिसमें मिक्स, और 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया अपना, जो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गई वो। दोस्तों अब बात करते हैं कंक्रीट क्लियर कवर की फॉर रेनफोर्समेंट। अगर मतलब अलग अलग बॉडी में क्या क्या हम लोग जो कंस्ट्रक्शन में हम अलग अलग बॉडी यूज करते हैं, जैसे राफ्ट है, अपने कॉलम है, बीम है, स्लैब है, उसके अंदर हम कितना कितना कवर प्रोवाइड करते हैं। तो राफ्ट फाउंडेशन टॉप शुड बी 50 mm, यानी जो राफ्ट फाउंडेशन होती है, जहाँ राफ्ट होती है उसके अंदर हमारा जो कवर होता है वो 50 mm होना चाहिए टॉप के ऊपर, यानी उसके टॉप में। और ड्राफ्ट फाउंडेशन की बॉटम में जो कवर होता है वो होता है हमारा 75 mm का। अब मैं आपको बता दूं, जो फाउंडेशंस के लिए हमने पहले एक वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हैं कि राफ्ट फाउंडेशन क्या होती है और कितने प्रकार की फाउंडेशंस होती हैं। उस वीडियो को मैं इसमें आपको आई बटन में ऊपर नजर आ जाएगी, उससे भी आप देख सकते हैं, या मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां भी देख सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं बीम कवर की। और राफ्ट फाउंडेशंस में जो साइड में कवर होता है सर दोस्तों, वो होता है 75 mm का। अब बात करते हैं बीम कवर की, तो बीम में जो कवर यूज होता है हमारा होता है 25 mm का, चाहे वो साइड में हो, चाहे बॉटम में हो, चाहे टॉप में हो, 25 mm का होता है। और स्ट्रिप बीम शुड बी 50 mm, जो राफ्ट वाली बीम होती है उसमें 50 mm का कवर होता है। कॉलम के अंदर चारों तरफ कवर जो होता है वो 40 mm का होता है, और फ्लैट स्लैब में 20 mm का, और नॉर्मल स्लैब में ये 15 mm का कवर हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारी किस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है अपना यूनिट वेट ऑफ स्टील इन पर केजी। स्टील का यूनिट वेट पर केजी क्या होता है वो हम
अभी इसमें बताने वाले हैं आपको। अगर इसका फार्मूला आपको देखना है तो वो हमने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जान सकते हैं कि ये फॉर्मूले, ये जो वेट है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट यहाँ मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ कि किस किस का वेट कितना कितना होता है, मतलब आपको डायरेक्ट याद करने के लिए। तो जिसमें 6 mm स्टील का वेट होता है दोस्तों 0.222 kg पर मीटर, 8 mm स्टील का वेट होता है 0.395 kg पर मीटर, 10 mm स्टील का वेट होता है 0.616 kg पर मीटर, यानी 0.62 हम इसको बोल सकते हैं। इसी तरह अपना 12 mm का वेट होता है 0.888 kg पर मीटर, और 16 mm का वेट होता है 1.578 kg पर मीटर। और इसी तरह 20 mm स्टील बार का वेट होता है 2.466 kg पर मीटर, 25 mm का वेट होता है 3.853 kg पर मीटर, और 32 mm स्टील बार का वेट होता है 6.313 kg पर मीटर। और उसके बाद आता है अपना 40 mm बार, वो होता है 9.865 kg पर मीटर का ये वेट होता है। और इसके आगे जो बार हो या ना हो, मतलब बार जो होते हैं उनका वेट आप फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये जर्नली मैंने जो इस्तेमाल में आते हैं स्टील, उनके बारे में आपको बता दिया है यहाँ पे। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड कन्वर्जन फैक्टर्स की। तो 1 इंच के अंदर जो अपनी लेंथ होती है, जो 25.4 mm होता है 1 इंच के अंदर, 1 फीट के अंदर होता है 0.3048 मीटर, 1 यार्ड के अंदर होता है 0.9144 मीटर, 1 मीटर के अंदर होता है 3.28 फीट, 1 mm के अंदर होता है 0.0394 इंचेस, 1 माइल के अंदर होता है 1.6093 किलोमीटर, और 1 न्यूटन के अंदर होता है 0.10 kg। दोस्तों अब हम बात करते हैं रिकमेंडेड ओपनिंग साइज ऑफ डोर्स, यानी हम लोगों जो घर में दरवाजे लगाते हैं अपने, उनके रिकमेंडेड साइज क्या क्या है, उनके साइज क्या क्या हम लोग रखते हैं, मतलब स्टैंडर्ड साइज क्या क्या उनके बताए जाते हैं। तो मैं हाइट एक 2100 हाइट जो है मैंने वो पकड़ ली है, और मैं यहाँ पे आपको शटर का साइज भी बता दूंगा, और साइड में मैसनरी वर्क में जो ओपनिंग छोड़ेंगे वो भी बता दूंगा। मैसनरी वर्क के हिसाब से आप वो साइज जो हमने स्टैंडर्ड है वो मैं आपको शटर के साइज यहाँ पे बता दिए हैं। डी, उनको हम जो नाम देते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग जैसे ड्राइंग्स के अंदर देखते हैं तो उनके नाम मिलते हैं D1, D2, D3, D4, D6, D7। ये हमने अलग अलग जगह के वालों को अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग जो डोर लगेंगे उनको ये नाम दिए हैं। तो पहले D1 हमने लिया एंट्रेंस का दोस्तों, उसमें होता है शटर का साइज होगा 1100 बाई में 2045। ये जितनी भी डायमेंशंस है वो मैं आपको mm में बता रहा हूँ, तो वो आप चेंज कर सकते हैं मीटर में या फीट में, जैसे भी करनी हो। तो शटर का साइज D1 के लिए हो गया, एंट्रेंस के ऊपर ले गया 1100 बाई 2 मीटर 45, इसकी ये शटर साइज हो गया। और मशीनरी का जो इसकी ओपनिंग हो गई 1200 बाई में 2100। D2 हो गया अपना, जो एंट्रेंस D2 हो गया वो गया 1 मीटर 1000 बाई में 2045। मैसनरी हो गया 1100 बाई में 2100। अब D3 इंटरनल डोर्स हो गए, अंदर के जो डोर हो गए जैसे बेडरूम वगैरह के डोर हो गए, उनका हो गया 900 बाई में 2 मीटर 2045। और मैसनरी वर्क हो गया, मैसनरी में ओपनिंग साइज होगी 1000 बाई में 2100। D4 हो गया 800 बाई में 2045, और मैसनरी ओपनिंग हो गई 900 बाई में 2100। D5 किचन का या स्टोर का हो गया 800 बाई में 2045, मैसनरी ओपनिंग वही 900 बाई में 2100 जैसे D4 में थी। ये D5 हो गया, सॉरी D6 हो गया टॉयलेट या बाथरूम का डोर हो गया 800 बाई में 2045, 900 बाई में 2100, उसकी मैसनरी ओपनिंग हो गई। और D7 टॉयलेट बाथरूम का 650 बाई में 2045, ये होगी ओपनिंग साइज 750 बाई में 2100। तो ये दोस्तों रिकमेंडेड ओपनिंग साइज है डोर्स के लिए। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है हाइट ऑफ पैराफिट वॉल शुड बी, मतलब हाइट ऑफ पैराफिट वॉल कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर है 1 मीटर। जी हाँ, पैराफिट वॉल की जो हाइट है वो लगभग 1 मीटर होनी चाहिए। तो ये पैराफिट वॉल क्या होती है वो हमने पहले वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था, तो वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं उसको। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन जो अपना थिकनेस ऑफ डीपीसी,
कि ये डीपीसी की थिकनेस कितनी होती है। ये डीपीसी क्या होती है ये मैं एक अलग वीडियो बना के आपको बता दूंगा, बट आज आपको याद कर लेना है कि डीपीसी की थिकनेस क्या होती है। तो दोस्तों डीपीसी की जो थिकनेस होती है वो होती है 25 mm और 1 इंच, यानी या 1 इंच या 25 mm, मतलब ये दोनों एक लिए 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। तो अगर कोई mm में पूछे तो 25 हो गई, और अगर इंच में बात करता है तो 1 इंच हो गई। दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन आता है वेट ऑफ ए 1 सीमेंट बैग। ये तो आप खैर सबको पता होता है, पर फिर भी हमने एक ये ले लिया है क्योंकि इंटरव्यू में बहुत बार पूछ लेते हैं फ्रेशर्स लड़कों से कि एक सीमेंट बैग का वेट कितना होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है 50 kg। एक सीमेंट बैग का वेट होता है 50 kg। तो जो हमारा चौथा क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगर पूछ ले कि वॉल्यूम ऑफ 1 सीमेंट बैग, एक सीमेंट बैग की वॉल्यूम कितनी होती है, तो 1 सीमेंट बैग की वॉल्यूम होती है 1.25 CFT। CFT यानी कि हो गई क्यूबिक फीट। एक सीमेंट बैग की वॉल्यूम होती है 1.25 क्यूबिक फीट, और अगर ये क्यूबिक मीटर में बात कर रहे हैं तो ये हो जाती है 0.0347 क्यूबिक मीटर। ये 1 सीमेंट बैग की वॉल्यूम होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नंबर ऑफ सीमेंट बैग इन 1 क्यूब, यानी एक क्यूबिक मीटर में कितने सीमेंट बैग आते हैं। तो इसका आंसर है 28.8 बैग। दोस्तों यह एक क्यूबिक मीटर सीमेंट में 28.8 बैग आते हैं। अब बात करते हैं कि मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। दोस्तों अपना छठा क्वेश्चन है मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब कितनी होती है। तो इसका आंसर है 125 mm, यानी कि 125 mm जो होती है वो मिनिमम हम स्लैब की थिकनेस रख सकते हैं। इससे कम रखेंगे तो वो जो स्लैब है वो ज्यादा टिकाऊ नहीं होगी। दोस्तों अब बात करते हैं मिनिमम बार डाया यूज्ड इन स्लैब, यानी किसी भी स्लैब के अंदर मिनिमम बार डाया, सबसे छोटा बार डाया कितना यूज करना चाहिए। तो वो है 8 mm बार डाया, जो है किसी भी स्लैब के अंदर सबसे छोटा बार डाया वो हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम बार डाया यूज इन कॉलम। ये तो हो गई, ऊपर हो गया था, सातवां जो पॉइंट था वो अपना स्लैब का था। आठवां हो गया कि मिनिमम बार डाया यूज्ड इन कॉलम। कॉलम के अंदर सबसे छोटा बार डाया कौन सा इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है 12 mm। 12 mm बार डाया का स्टील होता है जो सबसे छोटा डाया होता है, हम कॉलम के अंदर यूज करते हैं। इससे छोटा डाया हम कॉलम में यूज नहीं करते। अब फिर इसके ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मिनिमम बार डाया यूज्ड इन डावल्स बार। डावल्स बार में यूज होने वाला सबसे छोटा बार डाया कौन सा होता है। तो दोस्तों मिनिमम सबसे छोटा से छोटा अगर हम बार डाया बात करते हैं डावल्स के अंदर वो 12 mm का होता है, कि 12 mm बार डाया सबसे छोटा हम डावल्स के अंदर यूज कर सकते हैं। ये डावल्स क्या होते हैं ये हम एक अलग वीडियो में बनाएंगे, उसमें आपको क्लियर कर दूंगा कि डावल्स क्या होते हैं, क्योंकि एक अच्छी लंबी चौड़ी वीडियो बनेगी। इसमें बेसिकली हम सिर्फ क्वेश्चन ले रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर बता रहा हूं। मैक्सिमम बार डाया यूज्ड इन स्लैब। अब जो हमने पहले बात की थी वो की थी मिनिमम बार डाया जो हम स्लैब में यूज करते हैं उसकी। अब जो 10वां पॉइंट है वो अपना है मैक्सिमम बार डाया, यानी सबसे बड़ा बार डाया कौन सा हम स्लैब में यूज करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, उससे हम निकाल लेते हैं कि मैक्सिमम बार डाया कितना यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम स्लैब में 32 का यूज करते हैं या 40 का यूज करते हैं, वो नहीं होता है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि मैक्सिमम हम कितने तक जा सकते हैं स्लैब में बार डाया यूज करने के लिए। तो वो फॉर्मूला होता है 1/8 इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब। तो इस फॉर्मूले से हम पता कर लेते हैं कि कितना बार डाया हम उसमें यूज करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग की। अब 11वां पॉइंट वो अपना आता है कि मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग हम कितनी रखते हैं। चेयर जो होती है दोस्तों स्लैब के अंदर इस्तेमाल की जाती है, और वो टॉप और बॉटम का जो स्टील होता है उसमें बीच में गैप बनाने के लिए बेसिकली इस्तेमाल होती हैं। तो वो कितनी स्पेसिंग पे हमें लगानी चाहिए, उनकी दूरी क्या होना चाहिए। तो वो जो चेयर की स्पेसिंग होती है वो होती है 1 मीटर, यानी आंसर हो गया 1 मीटर। 1 मीटर की दूरी पे वो स्पेसिंग मतलब जो चेयर है वो लगानी चाहिए। अब बात करते हैं डायमेंशनल टॉलरेंस ऑफ ए क्यूब। एक जो क्यूब होता है उसकी जो डायमेंशंस होती है वो 150 बाई 150 की होती है, 150 mm बाई में 150 mm। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उसकी टॉलरेंस, उसमें अगर छोटा मोटा बड़ा छोटा अगर वो क्यूब है तो कितनी टॉलरेंस हो सकती है, कितनी मतलब टॉलरेट कर सकते हैं उसकी डायमेंशंस को। तो आंसर है दोस्तों ±2
2 mm जो होती है वो डायमेंशनल टॉलरेंस एक्सेप्टेबल होती है क्यूब के लिए। तो मेरे ख्याल से ये आप 12 पॉइंट आप समझ गए होंगे। 12 पॉइंट की जो वीडियो बनाएंगे उनमें हम आपको और भी सारे जो क्वेश्चंस है वो समझा देंगे। दोस्तों, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, यानी फर्स्ट क्लास ब्रिक कितना पानी एब्जॉर्ब करती है, तो उसका आंसर है 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट। इसके ड्राई वेट का 15% यानी सूखी ईंट का 15% ये पानी एब्जॉर्ब करती है। दोस्तों, दूसरा है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है? इनिशियल सेटिंग टाइम दोस्तों वो टाइम होता है जिसमें सीमेंट सूखना या सेट होना स्टार्ट कर देती है, तो वो है 30 मिनट्स। दोस्तों, तीसरा है अपना फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। तो दोस्तों, फाइनल सेटिंग टाइम सीमेंट का वो सेटिंग टाइम होता है जिसमें सीमेंट सेट हो जाती है और ठोस हो जाती है, तो वो है 10 आवर्स या 600 मिनट। तो ये है सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम। अब जानते हैं फुल फॉर्म ऑफ डीपीआर। डीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों, कुछ लोग समझते हैं डीपीआर की जो फुल फॉर्म होती है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, बट नहीं, इसका जो टेक्निकल टर्म होती है वो होती है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। दोस्तों, 1 गैलन इज इक्वल टू 3.78 लीटर, यानी 1 गैलन जो है वो 3.78 लीटर के बराबर होता है। और 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट, यानी 1 यार्ड जो होता है 3 फीट के बराबर होता है। अब जानते हैं यूनिट वेट ऑफ आरसीसी, पीसीसी और स्टील, यानी आरसीसी का यूनिट वेट कितना होता है, पीसीसी का यूनिट वेट कितना होता है और स्टील का यूनिट वेट कितना है। तो आरसीसी का यूनिट वेट होता है 2500 केजी पर मीट्रिक क्यूब और पीसीसी का यूनिट वेट होता है 2400 केजी पर मीट्रिक क्यूब। और वहीं स्टील का जो यूनिट वेट होता है वो होता है 7850 केजी पर मीट्रिक क्यूब, यानी 7850 केजी पर मीट्रिक क्यूब। अब जानते हैं साइज ऑफ टेस्टिंग क्यूब्स की। टेस्टिंग क्यूब्स का क्या साइज होता है? तो दोस्तों, वो होता है 150 mm बाई में 150 mm बाई में 150 mm, यानी कि 150 mm ऊंचा, 150 mm चौड़ा और 150 mm ही गहरा। मिनिमम नंबर ऑफ बार्स इन ए स्क्वायर कॉलम, यानी एक स्क्वायर कॉलम में कम से कम कितने बार्स होने चाहिए? तो उसका आंसर है 4 बार होने चाहिए। एक स्क्वायर कॉलम में कम से कम चारों कोनों पे एक एक बार तो खड़ा हुआ होना चाहिए, ये बिल्कुल जरूरी होता है और ये बीएस स्टैंडर्ड के हिसाब से है। मिनिमम नंबर ऑफ बार यूज्ड इन ए सर्कुलर कॉलम, तो एक सर्कुलर कॉलम में कम से कम कितने बार इस्तेमाल होने चाहिए? तो उसका आंसर है 6 बार होने चाहिए एक सर्कुलर कॉलम में। अब आते हैं फार्मूला ऑफ वेट ऑफ स्टील बार्स। इसका हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट इसमें भी हम जान लेते हैं कि फार्मूला क्या होता है और ये फार्मूला कहाँ से आता है, वो आप उस लिंक से देख सकते हैं कि ये फार्मूला कैसे आया है, क्या है, इसका सारी डिटेल उसमें है उस वीडियो में। तो फार्मूला ऑफ यूनिट वेट ऑफ स्टील बार क्या है? d² बाई में 162 ये होता है केजी पर मीटर का, और d² बाई में 533 केजी पर फिट का ये स्टील बार का फॉर्मूला होता है वेट निकालने का। अब जानते हैं स्लोप ऑफ स्टेयर केस। स्टेयर केस में हम कितना स्लोप प्रोवाइड करते हैं? तो ये है कम से कम 25 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री, यानी 25 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक हम स्टेयर केस बनाते वक्त स्लोप रख सकते हैं। दोस्तों, कंक्रीट क्यूब फिल इन 3 लेयर्स। जी हाँ, कंक्रीट क्यूब जो होता है वो 3 लेयर में भरा जाता है। और वहीं बात करें स्लम्प कोन की, दोस्तों स्लम्प कोन वो होता है, वो भरा जाता है आपका, ये जो स्लम्प कोन है वो भरा जाता है 4 लेयर में। तो आपको याद रखना, कंक्रीट क्यूब जो है वो 3 लेयर में भरा जाता है और स्लम्प कोन जो है वो 4 लेयर में भरा जाता है। अब बात करें सीमेंट शुड बी यूज्ड इन, जो सीमेंट है वो 3 मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, 3 महीने बनने के 3 महीने के अंदर इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, नहीं तो उसके बाद जो सीमेंट होती है वो अपनी प्रॉपर्टी खोनी स्टार्ट कर देती है। अब बात करते हैं थिकनेस ऑफ शेयर वॉल। अब दोस्तों, शेयर वॉल क्या होती है, ये वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा आपको शेयर वॉल के ऊपर अलग से बना के बता दूंगा, बट अभी यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं सिंपल सा पॉइंट, थिकनेस ऑफ शेयर वॉल कितनी होती है। जो मिनिमम होती है वो 150 mm रखते हैं और मैक्सिमम जो होती है वो 400 mm रखते हैं शेयर वॉल की थिकनेस। अब बात करते हैं मिनिमम क्यूरिंग पीरियड, कम से कम कितने दिन तक किसी भी कंक्रीट बॉडी की क्यूरिंग करनी चाहिए? तो उसका आंसर है आपको 7 दिन नॉर्मल वेदर में आपको 7 दिन क्यूरिंग करनी चाहिए और 10 दिन
करनी चाहिए, कम से कम 10 दिन करनी चाहिए आपको हॉट वेदर में, और यानी कि गर्म मौसम में। अब जानते हैं कि परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम, कि कॉलम के अंदर कितनी परसेंटेज अलाउ होती है स्टील की। तो इसके अंदर मिनिमम परसेंटेज जो होती है वो होती है 0.8% ऑफ सरफेस एरिया, यानी उसके सरफेस एरिया के 0.8% जो होती है मिनिमम होती है, और मैक्सिमम होती है 6% ऑफ सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया की 6% ये मैक्सिमम होती है, परसेंटेज होती है कि स्टील की कॉलम में लेने के लिए। आप दोस्तों जानते हैं नॉमिनल कवर्स कितने mm का होता है किसी भी कंक्रीट बॉडी में। तो बेसिकली 4 तरह की कंक्रीट बॉडी हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर में वो करते हैं, लेते हैं। तो इसमें फुटिंग में 50 mm का रखना चाहिए, कॉलम में 40 mm का, स्लैब में 20 mm का, और बीम में 25 mm का। ये मतलब कवर हम लोग लेके चलते हैं किसी भी कंक्रीट बॉडी में। अब बात करते हैं मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट। आप जानते हैं ये फ्री फॉल होता क्या? फ्री फॉल दोस्तों वो होता है जो कंक्रीट को कितनी ऊंचाई से पोर करना चाहिए, मैक्सिमम कितनी ऊंचाई से कंक्रीट को पोर करना चाहिए। तो वो है 1.5 मीटर की ऊंचाई से दोस्तों कंक्रीट को पोर करना चाहिए, जो सेफ होता है कंक्रीट के लिए। अब बात करते हैं टाइप ऑफ स्टील बार्स, कि स्टील बार कितने टाइप के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। दोस्तों 5 तरह के स्टील बार्स होते हैं जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, और उसमें है टीएमटी बार, इसको बोलते हैं थर्मोमैकेनिकल टेस्टेड बार्स। उसके बाद टीएमएक्स बार, थर्मोमैक्स पावर्ड बार, एसडी बार, सुपर डक्टाइल बार्स, और HYSD हाई हिल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स, CTD कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार्स। तो दोस्तों ये मैंने इनके शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों दे दी हैं, आप इनको देख सकते हैं और इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब भी हम बनाएंगे तो इन बार की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर बनाएंगे, कि TMT बार क्या होती है, TMX बार और SD बार, HYSD बार और CTD बार क्या होता है। इसमें बेसिकली मैंने आपको उनके टाइप बता दिए हैं। अब बात करते हैं राइजर एंड ट्रेड ऑफ स्टेयरकेस। स्टेयरकेस में कितने का राइजर रखते हैं और कितने का ट्रेड रखते हैं। दोस्तों राइजर होता है, ट्रेड होता है जहां आप पार रखते हैं वो, और राइजर होता है जो खड़ा पार्ट स्टेयरकेस होता है वो, उसको राइजर बोलते हैं। तो इसका आंसर है राइजर जो होता है वो होता है 150 से 200 mm का, और ट्रेड जो होता है वो होता है 250 से 300 mm का। दोस्तों अब बात करते हैं स्लोप ऑफ स्टेयरकेस। स्टेयरकेस की स्लोप कितना होता है, तो ये हमने पहले भी शायद वीडियो में आया था, बताया था लास्ट वीडियो में भी, कि 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक किसी भी स्टेयरकेस का स्लोप रखा जाता है। दोस्तों सबसे पहला है अपने स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स, यानी स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स क्या है। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स का 190 बाई में 90 बाई में 90। अब ये 190 है, ये जो डायमेंशन है ये सभी mm में है, यानी 190 mm बाई में 90 mm बाई में 90 mm। और उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 क्यूब, यानी 1 m क्यूब में कितनी ब्रिक्स होती हैं। तो दोस्तों नंबर ऑफ ब्रिक्स होती हैं 1 m क्यूब में 500, यानी एक जो m क्यूब होता है उसके अंदर 500 ब्रिक्स होती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 स्क्वायर मीटर, यानी 1 स्क्वायर मीटर में कितनी ब्रिक्स होती हैं। तो दोस्तों 1 स्क्वायर मीटर में ब्रिक्स होती हैं 55, यानी 55 नोज ब्रिक्स होती हैं 1 स्क्वायर मीटर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें है मिनिमम हुक लेंथ ऑफ रिंग, यानी जो हुक लेंथ है रिंग की वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कितने तक या मैक्सिमम कितने तक हम इसे रख सकते हैं। तो वो है 10D ऑफ बार डाया, यानी कि जितने का भी डाया है उसकी 10D, यानी 10 इंटू में बार डाया, वो हम रिंग की के हुक की लेंथ रख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बाइंडिंग वायर यूज पर मीट्रिक टन, यानी कितनी बाइंडिंग वायर यूज होती है पर मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन सरिये को बांधने के लिए अप्रोक्स कितनी बाइंडिंग वायर यूज होती है। तो दोस्तों उसका आंसर है 8 से 12 kg बाइंडिंग वायर यूज होती है पर मीट्रिक टन स्टील को बाइंडिंग करने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों सीमेंट इंग्रेडिएंट बर्न्ट एट, यानी सीमेंट के जो तत्व होते हैं वो कितनी डिग्री पर बर्न करने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये 1400 डिग्री के ऊपर जाने के बाद जो सीमेंट के तत्व होते हैं वो बर्न करना यानी जलना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं जो सबसे बहुत बार पूछा जाता है और बहुत लोग इसके आंसर में फेल हो जाते हैं कि BH के स्टैंड फॉर
यानी BHK किसके लिए को डिनोट करता है? तो दोस्तों इसमें जो B होता है वो बेडरूम होता है, हॉल होता है वो किचन होता है, सॉरी H होता है वो हॉल होता है, और K होता है वो किचन है। तो यानी कि अगर मैं इसको कहूँ कि 2 BHK फ्लैट, तो इसमें हो गया 2 बेडरूम, 1 हॉल और फिर किचन। तो अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि BHK क्या होता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्लास्टर की थिकनेस के बारे में कि प्लास्टर की थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप इनसाइड घर के अंदर कर रहे हैं तो इनसाइड में इसकी जो थिकनेस होगी वो होगी 12 to 15 mm, और अगर इसको आप घर से बाहर कर रहे हैं तो ये 18 to 24 mm आउटर की जो थिकनेस होती है वो होनी चाहिए। और जो आउटर लेयर में जो प्लास्टर करते हैं तो इतनी मोटी थिकनेस का प्लास्टर एक बार में नहीं करते, तो उसको 2 लेयर में करते हैं। एक बार कच्चा करते हैं और फिर उसके ऊपर फिनिश करते हैं, पक्का प्लास्टर यानी फिनिश करते हैं। अब बात करते हैं कॉलम फेल्स ड्यू टू, यानी कॉलम किस कारण से फेल होते हैं। तो चलिए बात करें, पहले तो आप लोग जान लीजिए कॉलम 3 प्रकार के होते हैं, एक शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम और इंटरमीडिएट कॉलम। वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि ये शॉर्ट कॉलम क्या होता है, लॉन्ग कॉलम क्या होता है और इंटरमीडिएट कॉलम क्या होता है। पर इसमें चलो जान लेते हैं कि ये फेल किस कारण से होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शॉर्ट कॉलम फेल होता है क्रशिंग की वजह से, शॉर्ट कॉलम फेल ड्यू टू क्रशिंग, और लॉन्ग कॉलम फेल ड्यू टू बल्किंग, यानी जो लॉन्ग कॉलम होता है वो बल्किंग की वजह से फेल होता है। और इंटरमीडिएट कॉलम फेल ड्यू टू बोथ क्रशिंग एंड बल्किंग, यानी इंटरमीडिएट कॉलम जो होता है वो बोथ दोनों क्रशिंग से भी और बल्किंग से भी दोनों वजह से फेल हो जाता है। अब बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स की। जी हाँ दोस्तों, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स की बात करते हैं कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की कितनी होती है, सेकंड की कितनी होती है, थर्ड की कितनी है, फोर्थ की कितनी होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे कि ब्रिक्स के ऊपर एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर ही ब्रिक्स का ही टॉपिक लेके वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको इसकी सारी चीज बता देंगे। अभी हम इसकी सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बता देते हैं दोस्तों। तो जो ब्रिक की फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 105 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, और सेकंड क्लास ब्रिक की होती है 70 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, थर्ड क्लास ब्रिक की होती है 35 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, और फोर्थ क्लास ब्रिक की होती है 125 kg, या जो खंगर होता है उसकी होती है 125 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट रेशियो ऑफ डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जी हाँ, जो डिफरेंट ग्रेड होते हैं जैसे M75, M10, M15, M20, 25, इनमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का क्या क्या रेशियो होता है। तो वो होता है M7.5 में होता है 1 सीमेंट 4 सैंड। ये जो आप C देख रहे हैं, ये C जो है ये सीमेंट है, ये जो S है ये सैंड है, और जो A है ये एग्रीगेट है। तो M7.5 की मैं बात करूं तो ये इसका है 1 4 8, यानी 1 सीमेंट 4 सैंड 8 एग्रीगेट। तो और M10 का लूं बात करें तो 1 3 6, M15 का 1 2 4, और M20 का 1 1.5 3, और M25 का 1 1 2, यानी 1 सीमेंट 1 सैंड और 2 एग्रीगेट। और इसमें मैं बात करें जो M होता है ये होता है मिक्स, ये मिक्स को डिनोट करता है। और ये जो इसके साथ नंबर जो लिखा हुआ है, ये जो नंबर है ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उस मिक्स की। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। दोस्तों सेग्रीगेशन, आपने एक वर्ड सुना होगा कंक्रीट के अंदर सेग्रीगेशन। तो ये सेग्रीगेशन होता क्या है? तो सेग्रीगेशन जो होता है वो होता है सेपरेशन ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, यानी सीमेंट कंक्रीट के अंदर सीमेंट का अलग हो जाना, सैंड का अलग हो जाना, और एग्रीगेट अलग जो हो जाती है उसको सेग्रीगेशन बोलते हैं। और जब कंक्रीट सेग्रीगेट हो जाती है तो मतलब वो कंक्रीट कोई काम की नहीं होती, वो कंक्रीट बेकार होती है, खराब होती है। तो अगर ये सेग्रीगेशन होते किन कारण से है मुख्य रूप से, तो जो कॉज ड्यू टू सेग्रीगेशन जो होता है ये किस कारण से होता है? इम्प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो। अगर वाटर सीमेंट रेशियो ठीक नहीं है तो भी जो कंक्रीट है वो सेग्रीगेट हो जाएगी। और ऑल्सो कॉज ड्यू टू कंक्रीट पोर्ड अबाउ 1.5 मीटर्स। अगर 1.5 मीटर से ऊपर से कंक्रीट को अगर आप डालोगे तो भी सेग्रीगेट हो जाएगी कंक्रीट, उसके अंदर सैंड ये मतलब अलग अलग हो जाएगा, सारा जो उसका मटेरियल है वो अलग अलग हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि सेग्रीगेशन होता क्या है। अब दोस्तों तीसरा जो अपना ब्लीडिंग, अब कंक्रीट में आता है कि ब्लीडिंग क्या होती है। वो तो सेग्रीगेशन तो हो गया कि ये तीनों चीजें अलग हो जाती हैं, और ये ब्लीडिंग क्या होता है?
तो दोस्तों ब्लीडिंग होती है व्हेन वाटर कम आउट फ्रॉम फ्रेशली मेड कंक्रीट। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो ब्लीडिंग होती है वो होती है फ्रेश कंक्रीट, जो कंक्रीट बनाते हैं ना उसी टाइम जो कंक्रीट के साथ जो कंक्रीट के से पानी जो बाहर आ जाता है उसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं। और सेग्रीगेशन होता है रेडी, जो बेस्ट अच्छी कंक्रीट होती है, गुड कंक्रीट होती है, जो रेडी कंक्रीट होती है, उसको उसके साथ जो जब उसको पोर करते हैं तो सेग्रीगेशन उस टाइम पे भी हो जाता है। तो हाँ, तो चलो सेग्रीगेशन छोड़ते हैं, अभी आते हैं ब्लीडिंग के ऊपर। जब व्हेन पानी कम्स आउट फ्रॉम द फ्रेशली मेड कंक्रीट, जब फ्रेशली मेड कंक्रीट से पानी बाहर निकल जाता है तो उसको बोलते हैं ब्लीडिंग। जी हाँ, उसको बोलते हैं ब्लीडिंग, जब पानी फ्रेशली मेड कंक्रीट से पानी बाहर निकल जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी चौथे नंबर पे आते हैं। अपना चौथा नंबर है वाटर सीमेंट रेशियो। अब ये वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है? जैसे सेग्रीगेशन के लिए भी ये बड़ा मतलब सेग्रीगेशन जब होता है कंक्रीट में तो इसका मुख्य कारण इम्प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो भी होता है। तो ये वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है? तो वाटर सीमेंट रेशियो होता है दोस्तों द रेशियो ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट इन कंक्रीट। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट इन कंक्रीट, यानी सीमेंट के बराबर, सीमेंट के घनत्व के हिसाब से पानी का जो वेट होता है उसको हम वाटर सीमेंट रेशियो बोलते हैं। यानी सीमेंट के वेट के हिसाब से जो पानी हम यूज करते हैं या कंक्रीट के अंदर पानी पोर करते हैं, जितनी जरूरत होती है पानी की, उसको हम वाटर सीमेंट रेशियो बोलते हैं। तो WC वाटर सीमेंट रेशियो इक्वल टू वेट ऑफ वाटर बाय में वेट ऑफ सीमेंट। अब आते हैं दोस्तों कि डिफ्लेक्शन मींस। अभी डिफ्लेक्शन क्या होता है? आपने दो चीजें पढ़ी होंगी स्ट्रक्चर में कि डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिफ्लेक्शन क्या होता है। टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज डिफ्लेक्शन, यानी टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट इन द सेंस कि कोई भी बीम अगर एक बार नीचे मुड़ती है, यानी वो थोड़ी सी भी कंप्रेस होती है या मुड़ती है, डिफ्लेक्ट करती है, और वो फिर कुछ समय बाद अपनी जगह पे वापस आ जाती है, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। तो और जो छठा है अपना वो डिफॉर्मेशन मींस परमानेंट डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज डिफॉर्मेशन, यानी कोई भी बीम परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, या जैसे कोई भी बीम अगर बेंड करती है या मुड़ती है या झुकती है और वो उसी शेप में रह जाती है तो उसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन। यानी परमानेंट डिफ्लेक्शन होता है वो डिफॉर्मेशन, और टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है डिफ्लेक्शन। दोस्तों सातवां है अपना डायमेंशन ऑफ स्लम्प कोन। जी हाँ, आपने स्लम्प कोन सबने देखा होगा, एक कोन टाइप में स्लम्प टेस्ट करने का एक इक्विपमेंट होता है। तो उसकी डायमेंशंस क्या क्या होती हैं? तो पहले बात करें उसकी हाइट की। हाइट होती है उसकी 300 mm, और जो उसका टॉप का डाया होता है वो 100 mm का होता है, और जो बॉटम डाया होता है वो 200 mm का होता है। हमने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि स्लम्प कोन को हम भरते कैसे हैं, कितने लेयर में भरते हैं। तो आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो आप उसमें पता लग जाएगा कि स्लम्प कोन को कितने लेयर में भरते हैं। तो अभी इसमें हमने आपको स्लम्प कोन की जो डायमेंशन है वो क्लियर कर दी है। अब आते हैं दोस्तों पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इन कंक्रीट, कि कंक्रीट की पीएच वैल्यू वाटर में कितनी, मतलब वाटर की कंक्रीट वैल्यू, वाटर की पीएच वैल्यू कंक्रीट में कितनी होनी चाहिए? तो ये होती है दोस्तों नॉट लेस देन 6 से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी दोस्तों, अब आते हैं स्लम्प वैल्यू ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल मेंबर्स। अपना नौवां क्वेश्चन है वो है स्लम्प वैल्यू ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर मेंबर्स, कि डिफरेंट अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर मेंबर्स में स्लम्प वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो कॉलम्स के अंदर जो हम कंक्रीट पोर करते हैं उसका स्लम्प होना चाहिए 75 से लेके 150 mm तक, और बीम के अंदर होना चाहिए 50 से लेके 100 mm तक, और पेवमेंट्स में होना चाहिए 20 से 30 mm तक, और ब्रिज जो बनते हैं उसके अंदर अपना होना चाहिए 50 से 70 mm तक। तो ये जो है अपनी स्लम्प वैल्यूज हैं जो डिफरेंट स्ट्रक्चर मेंबर में होनी चाहिए। दोस्तों व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग? इसका आंसर है सिविल means dealing with the civilians at large scaters of buildings and structures, laying of roads, railways, bridges, canals, dams, and provide ideal environment for comfortable living after detailed tool-proof design and meticulous execution and luxurious construction। यानी मैं मोटे शब्दों में बता दूं आपको, सिविल इंजीनियरिंग जो होती है वो है कि बहुत ही अच्छी तरह रोड, कैनाल, ब्रिज और
रेलवेज इनका निर्माण करना बहुत ही क्वालिटी के साथ और इनकी लग्जरिता को बरकरार रखते हुए, मतलब इनके बिल्कुल क्वालिटी से इनका डिजाइन मतलब कंस्ट्रक्शन करना है, वही सिविल इंजीनियरिंग है। व्हाट इज हाइड्रेशन? हाइड्रेशन इज द रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर। हाइड्रेशन जो होती है सीमेंट और पानी के बीच का जो रिएक्शन होता है वो हाइड्रेशन है। व्हाट इज क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट? क्यूरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द कंक्रीट सरफेस फॉर द प्रॉपर हाइड्रेशन टू ऑकर। जो क्यूरिंग होती है दोस्तों वो होती है एक प्रोसेस है कि जो कंक्रीट डेंस हो जाती है तब उसके ऊपर पानी मारते हैं ताकि वो फुल स्ट्रेंथ गेन कर ले और उसको प्रॉपर जो है वो हाइड्रेशन हो जाए। फॉर व्हाट क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सीमेंट वाज द टेस्ट आर डन? द टेस्ट आर रिक्वायर्ड टू क्वालिटी चेक ऑफ द सीमेंट। यानी कौन कौन से टेस्ट जो होते हैं क्वालिटी कंट्रोल सीमेंट की लिए जरूरी होते हैं, वो टेस्ट है इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस और कंसिस्टेंसी और टेंसाइल स्ट्रेंथ। व्हाट इज कोपिंग? कोपिंग क्या होती है दोस्तों? कोपिंग इज अरेंजमेंट वॉल टू प्रोटेक्ट द वॉल फ्रॉम वाटर एंड एनवायरनमेंट। कोपिंग जो होती है वॉल के ऊपर एक अरेंजमेंट किया जाता है जो वॉल को पानी और एनवायरनमेंट से बचाती है। डिफाइन क्वालिटी इंश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब क्वालिटी इंश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? तो अब क्वालिटी इंश्योरेंस जो क्यूए इज ए सेट एक्टिविटीज फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी इन द प्रोसेस बाय विच द प्रोडक्ट आर डेवलप्ड। जो क्वालिटी इंश्योरेंस होती है वो इस चीज को इंश्योर करती है कि उसके अंदर जितने भी क्वालिटी के जो मानक हैं वो काम कर रहे हैं ड्यूरिंग दी प्रोसेस, जब प्रोडक्ट डेवलप होता है उस दौरान। क्वालिटी कंट्रोल इज द सेट एक्टिविटी फॉर इंश्योर द क्वालिटी इन प्रोडक्ट। जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो इंश्योर करता है कि इस क्वालिटी के अंदर ये, इस प्रोडक्ट के अंदर ये क्वालिटी जो इसकी मानक है वो पूरे हैं या नहीं। द एक्टिविटी फोकस आइडेंटिफाई द डिफेक्ट इन द एक्चुअल प्रोडक्ट प्रोसेस प्रोड्यूस्ड। ये जो भी एक्चुअल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है क्वालिटी कंट्रोल का काम होता है कि उसके अंदर जो होते हैं डिफेक्ट जो है उनको ढूंढना। तो व्हाट इज डिफ्लेक्शन एंड डिफॉर्मेशन? डिफ्लेक्शन इज टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट एंड डिफॉर्मेशन इज परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। तो डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन क्या होती है दोस्तों? डिफ्लेक्शन एंड जो होती है वो टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट होती है और डिफॉर्मेशन होती है वो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होती है। व्हाट इज डेवलपमेंट लेंथ? अब दोस्तों डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है? डेवलपमेंट लेंथ इज एम्बेडेड एक्स्ट्रा लेंथ। यानी डेवलपमेंट लेंथ होती है कि किसी भी चीज को उसके साथ एक्स्ट्रा लेंथ को जोड़ना, उसको डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग स्ट्रेस एंड मेथड एंड लिमिट स्ट्रेस डिजाइन मेथड? वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज ए कंसिडर इलास्टिसिटी मटेरियल never loaded behind the elasticity limit, where limit state design method based on the plasticity method। जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है वो इलास्टिसिटी मटेरियल की इलास्टिसिटी लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके अंदर मटेरियल की इलास्टिसिटी लिमिट तक ही उसके ऊपर लोड दिया जाता है, उसके आगे काम नहीं करता है। तो लिमिट स्टेट मेथड जो होता है वो मटेरियल के प्लास्टिसिटी मेथड पे काम करता है। Why may be the mixed proportion of what may be the mixed proportion of M10 grade of concrete? M10 grade concrete का mixed proportion क्या होता है? तो इसमें होता है जी 1 सीमेंट होता है, 3 सैंड होती है और 6 एग्रीगेट होते हैं। What is shuttering दोस्तों? अब शटरिंग क्या होती है दोस्तों? To place the permanent structure, a temporary structure of specified shape and design built on the site, वो which is termed as shuttering। जो शटरिंग क्या होती है दोस्तों? शटरिंग होती है जो परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो खड़ा किया जाता है उसी शेप और डिजाइन का, उसको हम शटरिंग बोलते हैं। Why I section beam are preferred? I section beam are preferred because it provide large stiffness in lateral direction, it has large moment of inertia और I section has lowest shape factor। तो यह I section क्यों हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमने बता दिया है दोस्तों। I section हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो it provide large stiffness, ये large stiffness provide करता है, it has large amount of inertia और I section has low shape factor, lowest shape factor। What is specific gravity of cement? Specific gravity of cement क्या होती है दोस्तों? तो ये होती है 3.5 इन जर्नल। आमतौर पर 3.5 ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है सीमेंट की। What is mean by open grade cement? Open grade cement से आप क्या समझते हो? Open grade aggregate are have porous size aggregate and has a result to concrete produce more air voids।
What might mean by the TMT bar? TMT bar से आप क्या समझते हो दोस्तों? TMT bar means thermomechanically treated. This bar is high strength और high corrosion resistant to the exposed environment. जो ये thermomechanically treated जो बार होते हैं वो TMT बार होते हैं, और ये जो होते हैं हाई स्ट्रेंथ और हाई corrosion resistance होते हैं. What happened to the ordinary cement after casting? आफ्टर कास्टिंग के बाद ऑर्डिनरी सीमेंट के साथ क्या होता है? ऑर्डिनरी सीमेंट जो होती है वो कास्टिंग के बाद श्रिंकेज, और जो मतलब ऑर्डिनरी सीमेंट श्रिंकेज आफ्टर ड्राइंग, मतलब कास्टिंग के बाद जब ये सूखती है तो ये श्रिंकेज कर जाती है. विद व्हाट कंपाउंड और सीमेंट द हाइड्रेशन टेक प्लेस? हाइड्रेशन सीमेंट के किन कंपाउंड की वजह से होता है? तो वो होता है सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट. व्हाट आर द लीस्ट प्रोवाइड फॉर डिफरेंट आरसीसी मेंबर? ये सॉरी इसमें कवर और होना था लीस्ट प्रोवाइड फॉर डिफरेंट आरसीसी मेंबर. तो उसके लिए हमने पहले भी बताया, अपनी बहुत सारी वीडियोस में हमने बताया है इसको. फुटिंग में 50 mm, कॉलम में 40 mm, बीम में 25 mm और स्लैब में 20 mm का कवर हम लोग लेते हैं. व्हाट वाज द पॉसिबिलिटी सेग्रीगेशन इज मस्ट? व्हेन द पॉसिबिलिटी सेग्रीगेशन इज मस्ट? सेग्रीगेशन कब होता है कंक्रीट के अंदर दोस्तों? सेग्रीगेशन में ऑकर इफ द मिक्स इज वेट टू वेट. अगर ज्यादा वेट होता है मिक्स, यानी ज्यादा गीला होता है, उसके अंदर पानी होता है, तो भी सेग्रीगेशन हो जाता है. द रेशियो ऑफ कोरस एग्रीगेट इज मच मोर देन द अदर प्रोपोर्शन. कोरस एग्रीगेट अदर जो मटेरियल है उनसे ज्यादा होता है, या कोरसर ग्राइंडिंग की वजह से जो होता है सेग्रीगेशन होता है. हाउ टू कैलकुलेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर. जो और ये इसमें होता है APP इज इक्वल टू ATM माइनस गेज प्रेशर. दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग इससे अपनी नॉलेज बढ़ा सकें. तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली टाइम में जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे.